नमस्कार। फ्यूचरविल ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी का एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज में सेट 14 के साथ। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या तब होता है जब दो विवर्तनिक प्लेटें अलग अलग गति से एक दूसरे के पास से गुजर रही होती है। मेरे प्यारे बच्चे, एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है और बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सामान्यतः ये माना जाता है एसएससी एस्पिरेंट्स में कि क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ इंडियन जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, परंतु ये क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा है कि कोर जीके यानी कि जो है स्थलाकृतिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, वहां से जो है ये क्वेश्चन लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। निम्नलिखित में से क्या तब होता है जब दो विवर्तनिक प्लेटें, ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है दो विवर्तनिक प्लेटें आइए अलग अलग गति से एक दूसरे के पास से क्या हो रही होती है, गुजर रही होती है। एक दूसरे के पास से क्या होती है, गुजर रही होती है। तो आइए सबसे पहले हम इस सिचुएशन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो ध्यान दीजिए, दो विवर्तनिक प्लेटें, जब हम बात करते हैं विवर्तनिक प्लेट यानी टेक्टोनिक प्लेट, तो हम कई क्वेश्चंस में इसकी बात कर चुके हैं। क्या हम ये बात कर रहे थे, लास्ट कई क्लासों में बात कर रहे थे, जिसमें हम बोल रहे थे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, यानी कि ऊपरी मेंटल किसका पार्ट, जब हम बात कर रहे होते हैं ऊपरी मेंटल और क्रस्ट वाला पार्ट, इन दोनों को हम मिलाकर क्या बोल रहे होते हैं, स्थल मंडल। क्या बोल रहे होते हैं, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम बोल रहे होते हैं लिथोस्फीयर। और जब हम लिथोस्फीयर की बात कर रहे होते हैं, स्थल मंडल की हम बात कर रहे होते हैं, तो स्थल मंडल का एक वृहद खंड होता है। स्थल मंडल का क्या वृहद खंड जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटें कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जब हम मेंटल के यानी कि इनर मेंटल की बात कर रहे होते हैं, यानी कि इस वाले पार्ट की बात कर रहे होते हैं, कौन से पार्ट की, ठीक है, इस पार्ट की बात कर रहे होते हैं, आंतरिक मेंटल की, तो ये जो है ये सेमी मोल्टेन अवस्था में पाया जाता है, यानी कि अर्ध द्रव्य, लिक्विड फॉर्म में, कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ठीक है, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, किस में पाया जाता है, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। और ये प्लेटें जो है, ठीक है, यानी कि स्थल मंडल के वृहद खंड को हम क्या कहते हैं, प्लेटें कहते हैं। और ये प्लेटें जो है ये किसके ऊपर फ्लोट कर रही है, ये तैरती है। प्लेटें क्या कर रही है, तैर रही है, यानी कि तैरती है। किसके ऊपर तैर रही है, इनर मेंटल के ऊपर। किसके ऊपर, आंतरिक मेंटल के ऊपर क्या हो रही होती है, तैर रही होती है, जिससे जो है क्या होता है, अर्थ मूवमेंट होता है, यानी कि प्लेटें क्या कर रही होती है, मूवमेंट कर रही होती है। इसे हम बोलते हैं क्या, विवर्तनिक। क्या बोलते हैं इसको, विवर्तनिक। टेक्टोनिक, क्या बोल रहे होते हैं, टेक्टोनिक। टेक्टोनिक। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। जब दो विवर्तनिक प्लेटें, अब दो विवर्तनिक प्लेटें, तो ये जो मूव कर रही है, तो वो कैसे कैसे कर सकती है, या तो दो प्लेट जो है वो आपस में क्या हो सकता है, पास में आ सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी प्लेट संचलन। क्या बोलते हैं, अभिसारी प्लेट संचलन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, या दो प्लेट जो होती है वो आपस में एक दूसरे से दूर जा सकती है। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर भी जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहना चाह रहा हूं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से दूर जाती है, तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम बोल रहे होते हैं अपसारी प्लेट संचलन, ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अलग अलग गति से एक दूसरे के पास से गुजर रही होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें से एक भी प्लेट जो है वो एक दूसरे के पास से नहीं गुजर रही है। एक प्लेट होती है कौन सी, संरक्षी प्लेट। कौन सी प्लेट होती है मेरे प्यारे बच्चे, संरक्षी प्लेट होती है, जिसमें एक प्लेट की दिशा कुछ इस तरह होती है, दूसरी प्लेट की गति कुछ इस तरह होती है, बीच में दोनों के बीच में जो है भ्रंशन बन रहा है, प्लेट बाउंड्री बन रही होती है, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो आप, यानी कि एक प्लेट तो जो है किधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये है, और इस प्लेट की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। तो इस समय जो है क्या कंपन क्या उत्पन्न होता है मेरे प्यारे बच्चे, कंपन होती है। दो चट्टानें जो है वो रगड़ खाती है, तो इससे क्या होता है,
कंपन उत्पन्न होता है। और मेरे प्यारे बच्चे इसी कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप, अर्थक्वेक। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? अर्थक्वेक कहते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा पाया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं? मेरे प्यारे बच्चे हर बार एसएससी के क्वेश्चन में अर्थक्वेक के इस चैप्टर से, यानी कि ठीक है, वेव से, भूकंपीय तरंगों से, अर्थक्वेक या सिस्मोग्राफिक वेव से क्वेश्चंस आता है। तो आइए देखते हैं हम, जब बात होती है कौन सी भूकंपीय तरंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सी तरंग है मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूकंपीय तरंगे क्या होती है। भूकंपीय तरंगे क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आप जो है इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, ये मान लो अर्थ है, और अर्थ के इस वाले पार्ट से जो है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। और जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंच रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? उसको हम बोल रहे होंगे एपी सेंटर, यानी कि ठीक है, क्या बोल रहे होंगे इसको? एपी सेंटर, अभिकेंद्र, ठीक है। तो एपी सेंटर पर जो ये भूकंप, ये सिस्मोग्राफिक वेव आ रही है, वे 3 तरह की होती है, यानी कि भूकंपीय तरंगे, ठीक है। भूकंपीय तरंगे जो होती है, ठीक है, भूकंपीय तरंगे जो होती है वो कितने तरह की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक है पी तरंग, एक है एस तरंग, और एक होती है एल तरंग। पी, एस और एल। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, ठीक है, एल तरंग, फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है उसने वो क्या है? एल तरंग। नेक्स्ट है पी तरंग, नेक्स्ट है एन तरंग, और एक जो है वो कौन सा है? लास्ट ऑप्शन जो दे रखा है इन्होंने, एस तरंग। तो मेरे प्यारे बच्चे एन तरंग नाम से कोई भी तरंग नहीं होती है, तो जो है अब अपने पास में बचता है पी, एस और एल, 3 तरंगे, ठीक है। आपको याद रखना होगा कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल। जब हम बात करते हैं पी तरंग की, किसकी बात करते हैं? पी तरंग की। तो पी तरंग जो है, ठीक है, पी तरंग जो है ये कैसी होती है? ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कैसे होती है मेरे प्यारे बच्चे? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और एस तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब होता है कि जो है इसके जो कण है वो तरंग की दिशा के समानांतर, क्या? तरंग की दिशा के समानांतर गति करते हैं, ठीक है। उसे कौन सा तरंग बोलते हैं अपन? अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। कौन सा तरंग बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, बोलते हैं इसको। यानी कि कोई भी तरंग जो है, जो ये तरंग यानी कि कण जो होते हैं इसके, ठीक है, एटम जो है वो इसके समानांतर क्या करेंगे? इसके पैरेलल वेव करेंगे। कुछ इस प्रकार का डायग्राम आप देखकर समझ गए होंगे। जब हम बात कर रहे होते हैं एस तरंग की, ठीक है, किसकी? एस तरंग की, तो इसकी गति क्या है? इसकी समानांतर है। अनुदैर्घ्य की क्या है? समानांतर। और ये जो है, ठीक है, तरंग की दिशा के लंबवत जो है क्या करेंगे? गति करेंगे। ये कैसे गति कर रहे हैं? लंबवत गति कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। डायग्राम से देखो आप स्पष्ट है। तो इसे कौन सी तरंग बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे अनुप्रस्थ। क्या? अनुप्रस्थ। मेरे प्यारे बच्चे इसको याद रखने का तरीका यह है कि अनुप्रस्थ, क्या? देखो एस जो है, जब हम बात करते हैं एस की, तो एस कैसे बनता है? एस को आप क्या कर दो, भूकंप आएगा तो एस आड़ा पड़ जाएगा, ये गिर गया। एस जो है गिर गया, यानी कि पहले एस ऐसे था, एस तरंग ऐसे थी, भूकंप आई और ये क्या हो गई? गिर गई, आड़ा पड़ गया। ठीक है, हर चीज भूकंप आते हैं तो आड़ा पड़ जाती है। तो ये क्या बन गया? ठीक है, ये कौन सी तरंग बन गई? अनुप्रस्थ। क्या बन गई? अनुप्रस्थ। देखो ये एस आड़े पड़ गए, सारे एस क्या हो गए? आड़े पड़ गए। ठीक है, तो ये तरंग कौन सी हो गई? ये हो गई मेरे प्यारे बच्चे अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा लॉजिक याद रखना, प्रस्थ यानी कि पर्वत। प्रय का मतलब क्या होगा? पर्वत से लेना। और पर्वत भी कैसे होते हैं? ये होते हैं, कैसे होते हैं? इस तरह मूव करते हैं। तो इसको आप याद रख के चलना। तो एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होगी, पी तरंग कौन सी होगी? अनुदैर्घ्य तरंग। तो आप जो है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और जब एल तरंग की बात करते हैं तो एल जो है वो अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्घ्य भी हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, ये अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्घ्य भी हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है? एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? पी तरंग। कौन सी तरंग? पी तरंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सतही तरंग है? आइए हम समझते हैं पीछे वाले डायग्राम के माध्यम से। देखो अभी मैंने क्या बोला
क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन पढ़े, वापस मैं आपको लेकर आता हूं। निम्नलिखित से कौन सी भूकंपीय तरंग, अभी अभी मेरे प्यारे बच्चे मैंने बात किया था, देखो सेम क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वही एसएससी सीएचएसएल का। इससे पीछे वाला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023। तो ये होता है, यदि आप पीवाईक्यूज का सही से एनालिसिस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो है वहां से क्वेश्चन पुटअप किया ही जाएगा, क्योंकि एसएससी जो है वो अपने कभी हमेशा जो है वो अपने ट्रेंड को फॉलो करती है। तो आइए देखते हैं अपन, हम इसमें बात कर रहे थे कि भूकंपीय तरंग तीन प्रकार की होती है, पी, एस और एल। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक तरंग यहां पर है पी और एस, इन तरंगों को अपन बोलते हैं पिंड तरंग। कौन सी तरंग बोलते हैं? पिंड तरंग बोलते हैं। जब हम एल तरंग की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम सतही तरंग। कौन सी तरंग बोलते हैं? सतही तरंग। कौन सी बोलते हैं? सतही तरंग। ठीक है, तो याद रखना, पी और एस को क्या बोलते हैं? पिंड तरंग, और एल को क्या बोलते हैं? सतही तरंग। कौन सी तरंग? सतही तरंग। तो अब ये क्वेश्चन क्या था कि भूकंपीय तरंग सतही तरंग है। तो मेरे प्यारे बच्चे एस नाम ध्यान देना, यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है एम, तो एम नाम की कोई तरंग नहीं होती है। भूकंपीय तरंग ओनली कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। तो इसकी तो माथाफोड़ी खत्म, बच गई तीन। तीन में से मैंने बोला कि पी और एल दोनों कौन सी तरंग है? पिंड तरंग। इंग्लिश में जरूर याद रखना, बॉडी वेव। कौन सी वेव? बॉडी वेव। और ये वाली कौन सी हो गई? ये सतही तरंग हो गई। राइट ऑप्शन एस तरंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटे भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होते हैं? मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है विस्फोट भूकंप। ठीक है, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। आइए हम देखते हैं विस्फोट भूकंप क्या होता है। विस्फोट भूकंप की जब बात कर रहे होते हैं अपन, ठीक है, विस्फोट भूकंप की बात कर रहे होते हैं, तो मान लो हमने जो है परमाणु बम का परीक्षण किया है, एटम बम, न्यूक्लियर बम का हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। तो उससे कुछ कंपन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? कंपन पैदा होगा। या बाहर जो है बम ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, तो उससे जो कंपन पैदा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? विस्फोट भूकंप। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे पतन भूकंप। मेरे प्यारे बच्चे जब लैंड स्लाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी? लैंड स्लाइड हो जाए, या फिर क्या हो जाए, हम खदानों में, कहां पर? खदानों में माइनिंग जो होती है, माइनिंग ढह जाए। माइनिंग क्या हो जाए? ढह जाए। या अन्य कोई एक्टिविटीज जो ह्यूमन कर रहा है उस वजह से यदि जो है वाइब्रेट हो रही है, कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पतन भूकंप। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहा है भूमिगत गुफाओं, ठीक है, यानी कि केव्स, खदानों यानी कि माइनिंग में छोटे भूकंप को क्या कहा जाता है? पतन भूकंप। जलाशय प्रेरित भूकंप। मेरे प्यारे बच्चे मान लो हमने बांध बना दिया, डैम बना लिया। क्या बना दिया? डैम बना दिया। और डैम से जो है क्या होता है, ठीक है, सरफेस के ऊपर भार बढ़ता है, और सरफेस के ऊपर भार बढ़ेगा, मान लो या डैम टूट गया, उस वजह से जो कंपन उत्पन्न होगा, ठीक है, उसको हम और उस कंपन से जो वेव जनरेट होगी उसको हम कहेंगे जलाशय प्रेरित भूकंप, रिजर्वोयर अर्थक्वेक। ज्वालामुखी भूकंप, ये आप जानते हो, जब वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, जब जब इंटरनल स्ट्रक्चर से, पृथ्वी के आंतरिक संरचना से नीचे से जो है क्या निकल रहा होगा? मैग्मा निकल रहा होगा या लावा निकल रहा होगा। और मैग्मा और लावा जब निकल रहा होगा तो सतह पर जो है क्या होगा? तरंगे उत्पन्न होगी, और इन्हीं तरंगों को हम क्या बोल रहे होंगे? ज्वालामुखी तरंग। आइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतन भूकंप हो जाएगा। एमटीएस का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश रेखा की गति के कारण बन सकती है। आइए बच्चे देखते हैं भ्रंश रेखा क्या होती है। भ्रंश रेखा जो है वो होती है फॉल्ट लाइन। क्या होता है? फॉल्ट लाइन होता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है। और सरफेस का मान लो यहां पर जो है, यहां पर फॉल्ट लाइन बन रही है। यहां पर क्या बन रही है? यहां पर बन रही है फॉल्ट लाइन बन रही है। ये फॉल्ट लाइन बन रही है। मान लो ये ए है, ये बी वाला पार्ट है, और ये सी वाला पार्ट है। यहाँ पर फॉल्ट लाइन बन सकती है। मान लो ये दोनों पार्ट जो है ये इधर मूव कर रहे हैं, हो सकता है ये वाला पार्ट इधर मूव कर रहा है, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है ये वाला पार्ट जो है वो कहाँ चले जाए, इन्हें नीचे धस जाए,
तो कुल मिलाकर यहां पर क्या हो रहा होगा, ये फॉल्ट लाइन बन गई मेरे प्यारे बच्चे, क्या बन गई, ये फॉल्ट लाइन बन गई। और फॉल्ट लाइन जो है, ठीक है, फॉल्ट लाइन में क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और इसी कंपन को हम क्या कहते हैं, कंपन से क्या उत्पन्न होगा, अर्थक्वेक। क्या उत्पन्न होगा, अर्थक्वेक। तो ध्यान देना, जब भ्रंश रेखा में गति उत्पन्न होती है, क्या गति उत्पन्न होती है, तो इस गति से जो है वो क्या आ रहा होता है, भूकंप। मेरे प्यारे बच्चे, सीपीयू एग्जाम का क्वेश्चन है 2023 में, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। भूकंप की तीव्रता यानी कि जिसकी इंटेंसिटी की बात की जा रही है, उसका मापन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। एसएससी जेई का क्वेश्चन है 2024, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 1 है पायरोमीटर, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे कैलोरीमीटर, बेरोमीटर और सिस्मोग्राफ। जब भूकंप की तीव्रता की बात है तो भूकंप को हम क्या कहेंगे, ठीक है, अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक का संबंध किससे है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं भूकंपीय तरंगों, सिस्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स। तो सीधा सा बात है कि भूकंपीय तरंगों का, ठीक है, या भूकंप की तीव्रता का मापन जो है वो किससे किया जाता है, वो किया जाता है सिस्मोग्राफ से। किससे किया जाता है, सिस्मोग्राफ से किया जाता है। भूकंप की तरंगों को उसमें रिकॉर्ड मापा जाता है, उसका परिणाम क्या है वो सब। बेरोमीटर जो है ये वायुदाब को, एयर प्रेशर को, किसको, एयर प्रेशर को मापने के लिए, एयर प्रेशर वायुदाब को मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, बेरोमीटर को। और यदि हम बात करें ऊर्जा की, किसकी, ऊर्जा यानी कि हीट की, तो ऊर्जा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैलोरीमीटर को। किसका प्रयोग किया जाता है, कैलोरीमीटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि पृथ्वी का स्थलमंडल प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों से विभाजित है। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के हिसाब से पृथ्वी की कंप्लीट जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह को कितने भागों में विभाजित किया गया है, अलग अलग, यानी कुछ प्रमुख प्लेटें हैं और कुछ कौन सी प्लेटें हैं, छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, तो प्रमुख प्लेटें जो है वो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चे, वो होती है 7। कितनी प्लेटें होती है, 7। एग्जाम्पल के लिए प्रशांत महासागरीय प्लेट, कौन सी, प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय प्लेट। मेरे प्यारे बच्चे, इस प्लेट के लिए इसलिए भी याद रखना कि ये सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। उसके बाद में आप याद रखना सेकंड नंबर की जो प्लेट आ रही होगी, ठीक है, दूसरी जो प्लेट है वो कौन सी है, ठीक है। प्रशांत महासागरीय प्लेट को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण प्रशांत महासागरीय प्लेट। एक प्लेट है अटलांटिक महासागरीय प्लेट, कौन सी प्लेट है, अटलांटिक महासागरीय, अटलांटिक ओशियन प्लेट। दोनों ही प्लेट जो है वो ओशियनी के महासागरीय प्लेटें हैं। थर्ड जो है इसमें आप याद रखना कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कौन सी प्लेटों की बात कर रहा हूं, मेजर प्लेटों की बात कर रहा हूं जिनकी संख्या कितनी है, 7। तो तीसरी जो प्लेट है वो प्लेट कौन सी है, अफ्रीकन प्लेट। कौन सी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाली कौन सी है, अफ्रीकन प्लेट। इसके अलावा एक प्लेट आपको याद रखनी होगी, कौन सी, फोर्थ पोजीशन पर आएगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके अलावा एक प्लेट जो आएगी वो है अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। इसके अलावा दो प्लेटें अपन और देख लेते हैं, एक तो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। एक प्लेट जो आएगी वो है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, कौन सी प्लेट आएगी, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। एक प्लेट जो है मेरे प्यारे बच्चे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना, वो भी है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। तो ये पृथ्वी के ऊपर मेजर प्रमुख कितनी प्लेटें हो गई, 7 प्लेटें। कितनी प्लेटें हो गई, 7 प्लेटें। इसके अलावा कुछ छोटी प्लेटें हैं, तो आइए हम वो देखते हैं। वो है, इसमें पहली जो प्लेट आ रही होगी वो है नजका। कौन सी प्लेट आ रही होगी, नजका। एक प्लेट जो आएगी, आप इंपॉर्टेंट प्लेटों का नाम लिखा रहा हूं, एक है कोकोस,
नजका, कोकोस। एक प्लेट जो आ रही होगी वो है अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट? अरेबिका या अरेबियन प्लेट। तो ध्यान देना, एक है अरेबियन प्लेट, ठीक है। इन प्लेट्स का आप नाम याद में रखना। मेजर छोटी प्लेटें यही आती है, और ये कौन सी प्लेटें हैं? बड़ी प्लेटें हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप नोट्स बनाते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर जो होगा वो प्रमुख प्लेटें कौन सी है? 7 प्लेटें हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, वो शानदार क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1962 में, ध्यान दीजिएगा, 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन, द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन यानी कि ओशियन बेसिन की बात की जा रही है, महासागरों की बात की जा रही है, ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसमें विवर्तनिक प्लेटों के हिलने के। मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी मैं बात कर चुका विवर्तनिक प्लेटों का क्या मतलब होता है, या विवर्तनिक क्यों बोलते हैं, कि हिलने के सिद्धांत को रेखांकित किया गया था, जिसे बाद में समुद्र तल फैलाव कहा गया, यानी कि सी लेवल, सी लेवल स्प्रेड। क्या बोला गया? सी लेवल स्प्रेड कहा गया, समुद्र तल का फैलाव या प्रसरण, समुद्र तल का फैलाव या प्रसरण। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब हम सी लेवल प्रसरण की बात करते हैं, समुद्र तल के प्रसार की बात करते हैं, तो इससे संबंधित सिद्धांत दिया गया था हेरी हेमंड हेस ने। किसने दिया था? हेरी हेमंड हेस ने दिया था। जब हम बात करते हैं अल्फ्रेड वेगनर की, किसकी बात करते हैं? अल्फ्रेड वेगनर की, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। हेरियस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सी लेवल स्प्रेड थ्योरी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत अग्निवलय का सबसे अच्छे से, मतलब कुल मिलाकर ये कुछ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्रशांत अग्नि वलय, ठीक है, पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर का संबंध किससे है? मेरे प्यारे बच्चे, आइए इसको देखते हैं। रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है, रिंग्स ऑफ फायर, और रिंग्स ऑफ फायर का इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है थर्मल पावर स्टेशनों के लिए जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल गलत है, ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। इसको देख लेते हैं। केवल हिमनद की संरचनाओं, नहीं, हिमनद भी ग्लेशियर्स भी नहीं आएंगे इसमें। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए नहीं, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। आइए अपन सबसे पहले देख लेते हैं रिंग्स ऑफ फायर क्या है। रिंग्स ऑफ फायर क्या है? और सामान्यतः जो है रिंग्स ऑफ फायर की जब बात करते हैं, तो रिंग्स ऑफ फायर जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये प्लेट टेक्टोनिक के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये प्लेट टेक्टोनिक के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपन इसकी बात कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर। तो आइए, ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि आगे जो है अपन नेक्स्ट, चलो सबसे पहले आप इसके लिए, इससे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये वाला पार्ट जो है वो किसका है? जब हम ये वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये सीधा सीधा जो है ये किसका पार्ट है? ये है मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका है? नॉर्थ अमेरिका का है। और ये वाला पार्ट किसका आ जाता है? ये नीचे वाला जो पार्ट आएगा वो किसका आएगा? दक्षिण अमेरिका का। इधर आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर जो है बेरिंग स्टेट, और बेरिंग स्टेट ये वाला पार्ट जो है ये किसका होगा? ये एशिया का पार्ट आएगा। किसका पार्ट आएगा? ये एशिया का पार्ट आएगा, ये इंडिया आ गया। तो ये पूरा कौन सा ओशियन है? ये है पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन है। अब यहाँ पर होता क्या है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो है ये क्या हो रही है? मूव हो रही है। क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। और प्रशांत महासागर में यहाँ पर जो है, यहाँ पर यानी कि बीच में जो है क्या बन रहा है? कटक, रिज बन रही है।
मेरे प्यारे बच्चे क्या बन रही है, रिज, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, कटक। क्या होता है, कटक। कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूं कि ये प्लेटें जो है ये इधर मूव कर रही है, किधर मूव कर रही है, इधर। यानी कि ये प्लेटें जो है, हाँ, एक मिनट इसको अपन और डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं यूरेशियन प्लेट की, इधर कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। आइए देखते हैं, ये प्लेट जो है ये कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। यानी कि जब यूरोप और एशिया, और यूरोप मैन, जब यूरोप की बात करते हैं तो ये प्लेट किधर मूव कर रही है, इधर। उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो है ये किधर मूव कर रही है, इधर। और दोनों प्लेटों के जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इधर जो है, इधर यूरेशियन प्लेट है, और बीच में कौन सी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सी प्लेट है मेरे प्यारे बच्चे, प्रशांत महासागरीय प्लेट। यहां पर बन रहा है, यहां पर रिज बन रहा है, ठीक है। यानी कि मैं यह कहना चाह रहा हूं आपको कि ये प्लेट जो है, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है वो इधर मूव कर रही है, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो है वो इस वाले पार्ट में मूव कर रही है। तो दोनों में यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट वाला ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। जब प्लेटों का अभिसरण होगा, दो प्लेटें आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है। एक तरफ तो कौन सी, प्रशांत महासागरीय प्लेट, एक तरफ कौन सी, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और दूसरी तरफ कौन सी, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे धस रही है, जिससे उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के ऊपर क्या, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है। किसकी उत्पत्ति हो रही है, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है। वहीं इसके साथ ही यहाँ पर भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार भी हो रहा है, वोल्केनो इरप्शन भी यहाँ पर हो रहा है। वहीं दूसरी ओर मेरे प्यारे बच्चे, जब देख बात बताओ, एक प्लेट इधर किसके सक रही है, तो यहाँ पर गैप बनेगा, यहाँ पर प्लेटों का क्या होगा, अपसरण होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे समुद्र में जो है क्या, समुद्र में जो है यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा, और अर्थ की सरफेस से नीचे से क्या निकल रहा होगा, लावा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मैग्मा और लावा के प्रोसेस से जो है यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप बनेंगे, और यहाँ भी जो है ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी, इसके साथ अर्थक्वेक भी आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक जो है ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है रिंग्स ऑफ फायर। ये कुछ एक राउंड ऐसे बन गया, यहाँ पर एक राउंड बन गया, तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे, रिंग्स ऑफ फायर, अग्निवलय। क्या, अग्निवलय, ठीक है, प्रशांत अग्निवलय, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यदि समुद्र तल पर भूकंप आता है और एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है। आइए बच्चे इसको ध्यान से देखते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, धंस जाती है। एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, धंस जाती है, ठीक है। तो देखो भाई, समुद्र तल पर भूकंप आता है तो एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, धंस जाती है। तो यह संभवतः एक प्राकृतिक आपदा का कारण बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इससे क्या आएगा, ऑप्शन दे रखा है बवंडर, सुनामी, चक्रवात, और एक दे रखा है यहां पर टाइफून। मेरे प्यारे बच्चे जब इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो यहां पर दो एक्टिविटीज होनी चाहिए। एक तो यहां पर क्या आना चाहिए, भूकंप, क्या होना आना चाहिए, भूकंप, और एक यहां पर होना चाहिए ज्वालामुखी उद्गार। क्या, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है। तो दो एक्टिविटीज होनी चाहिए, और एक जो हो सकता है वो क्या होगा, एक टेक्टोनिक मूवमेंट से एक क्या होगा, यहां पर मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हो जाएगी। किसकी उत्पत्ति हो जाएगी, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या हो रहा है, धंस रहा है। अब ये प्रोसेस यदि कहां पर हो रहा है, ये यदि समुद्र में हो रहा है, और समुद्र में यदि अर्थक्वेक की उत्पत्ति हो रही है, तो उससे क्या आएगी, सुनामी आएगी। मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगा, सुनामी। और सुनामी जो है एक जापानी शब्द है, ये सामान्यतः प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, और ये जो है ये कंडीशन देखने को मिलती है जापान के आसपास के एरियो में, क्योंकि वहां पर जो है महासागरीय प्लेट जो है वो वहां पर क्या हो रहा है, अपसरण, प्लेटों का क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है, इससे भूकंप उत्पन्न होता है। चक्रवात यानी कि साइक्लोन, और साइक्लोन को ही जापान में हम क्या बोल देते हैं, टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, टाइफून, है ना। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, और एक इसको बोलते हैं टाइफू। क्या बोलते हैं, टाइफून, ठीक है, टाइफून। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भूकंप के मापन
द्वारा प्राप्त अभिलेख को क्या कहा जाता है? 2024 का क्वेश्चन है, एसएससी फेज 7 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, भूकंप विज्ञान, सिस्मोग्राम, सिस्मोग्राफ और भूकंपीय तरंग। मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी हमने भूकंपीय तरंग का जो है इसके बारे में हमने बात कर लिया, क्योंकि ये इसका संबंध अभिलेख, अभिलेख का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड। यानी कि हमने जो है भूकंप का मापन यानी कि सिस्मोग्राफ का मापन, उसका रिकॉर्ड जो है वो किसके थ्रू हम रिकॉर्ड दर्ज करते हैं? तो भूकंपीय तरंग तो हो नहीं सकता, भूकंप विज्ञान इसमें हो नहीं सकता। यहाँ पर दो शब्द दिया गया है, एक तो सिस्मोग्राम और एक दिया गया है सिस्मोग्राफ। तो भूकंप का मापन किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफी से किया जाता है। तो वो तो क्या है? एक उपकरण है। क्या है? एक उपकरण है। और जो करता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राम कहते हैं। और जो हमने रिकॉर्ड बना लिया, मान लो मैंने ये कुछ रिकॉर्ड्स बना लिए कि इतने बजे भूकंप, ये इतने पैमाने पर भूकंप आ रहा है, इतनी इंटेंसिटी से भूकंप आ रहा है, और मैंने सारा ये जो है बना दिया, इसको हम क्या बोल रहे होंगे? सिस्मोग्राफ। क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? सिस्मोग्राफ। तो भूकंप के मापन के द्वारा प्राप्त अभिलेख को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप की प्राथमिक तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हो सकता है आने वाले समय में जो है एसएससी में भी जो है, ठीक है, कई क्वेश्चंस इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, स्टेटमेंट वाले को, क्योंकि अब वो वक्त गया जहां फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल कंसेप्चुअली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखकर ये लग रहा है कि एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली क्वेश्चन है। भूकंप की प्राथमिक तरंगों के बारे में इसमें बताना है। अभी अभी मैंने बात किया था भूकंपीय तरंगों की। तो भूकंपीय तरंगे जो है, ठीक है, अर्थक्वेक वेव की हमने बात किया था। तो अर्थक्वेक वेव जो है 3 प्रकार की होती है, पी, और एक कौन सी थी? एस, और एक कौन सी थी? एल। पी तरंग को मेरे प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव। क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग। तो ध्यान दीजिए भूकंप की प्राथमिक तरंग के बारे में। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये किसके लिए पूछा जा रहा है? प्राथमिक तरंग यानी कि पी तरंग के लिए। किसके लिए? पी तरंग के लिए। ऑप्शन ए है, ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, साउंड वेव। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम साउंड वेव की बात करते हैं, ध्वनि तरंगों की बात करते हैं, तो ध्वनि तरंगे जो है वो कौन सी होती है? वो भी जो है अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। और यहां पर जो है पी तरंग भी कौन सी प्रकृति की है? अनुदैर्घ्य। तो इसका मतलब जो है ये ठीक है। जब हम ध्वनि तरंगों की बात करते हैं, तो ध्वनि तरंग जो है वो कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, उसके बी ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद में इसकी बात कर लेंगे। वे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा कर सकती है। पी तरंग जो होती है वो सभी माध्यम में गमन कर सकती है। क्या? सभी माध्यम में गमन गमन कर सकती है, यानी कि उसके लिए लिक्विड, ठीक है, कोई भी माध्यम हो वो गमन कर जाएगी। कौन सी तरंग? पी तरंग। क्योंकि पी तरंग क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सभी माध्यम में गमन करती है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी तरंग है? ये साउंड वेव है, ध्वनि तरंग है। कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग है। एस तरंग जो है ये ठोस माध्यम में, कौन से माध्यम में गमन करेगी? ठोस माध्यम में। यहां बोला जा रहा है केवल ठोस। मेरे प्यारे बच्चे, पी तरंग तो जो है वो सभी माध्यम में ठोस गमन कर सकती है। तो यहाँ पर केवल वर्ड जो है, इस वजह से ऑप्शन बी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। वे गैसीय है। आगे ध्यान दीजिए, गैसीय है, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पी तरंग गैस हो, तरल हो या ठोस हो, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मीडियम में भी ये क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। वे तेजी से चलते हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात सही है, सबसे ज्यादा गति इसकी होती है, तीव्रता की बात नहीं हो रही है। गति सबसे ज्यादा किसकी होती है? पी की। उसके बाद कौन सी तरंग आती है सतह पर? एस। और उसके बाद में कौन सी आती है? एल। ठीक है, कौन सी आती है? एल। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही है। इसका मतलब गलत कौन सा है इसमें? गलत है ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी। इसको आप याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से होने वाली क्षति की सीमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होते हैं भूकंप से होने वाली क्षति, यानी कि अर्थक्वेक से कौन कौन सी जो है क्षति हो सकती है, तो इसमें ऑप्शन ए, भूकंप की ताकत, जनसंख्या घनत्व। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, जनसंख्या घनत्व प्रभावित हो सकता है, भूकंप की ताकत,
प्रभावित हो सकती है। जनसंख्या घनत्व प्रभावित, भवनों का प्रकार, बिल्कुल ये भी प्रभावित हो सकता है। भवनों का प्रकार जो तारार, ये मान लो जो है किसी एरिया में भूकंप आ गए और वो कुछ सघन बस्ती थी, तो हो सकता है कि वो अलग अलग चित्रों में रहने लग जाए। जलवायु, किसी क्षेत्र की जलवायु प्रभावित नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूं कि भूकंप से जलवायु, क्लाइमेट प्रभावित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के संबंध में फोकस के लिए इस्तेमाल होता है, किया जाने वाला दूसरा शब्द है? आइए इसको देखते हैं, अच्छे से समझने के प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं फोकस की, किसकी बात कर रहे होते हैं? जब हम फोकस की बात कर रहे होते हैं तो ध्यान दो, इसको देखते हैं। इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को अपन बोल रहे होते हैं फोकस। क्या बोल रहे होते हैं? फोकस। यानी कि यहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या? भूकंप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहां से क्या होता है? यहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। उसके बाद में देखिए, भूकंप की तरंगे सरफेस पर जहां पहुंचती है, इसको हम कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहते हैं? एपी सेंटर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर या अधिकेंद्र, अभिकेंद्र भी हम इसको बोलते हैं। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं फोकस। क्या कह रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? फोकस बोल रहे होते हैं। और इस फोकस के लिए जो है ज्योग्राफी में जो वर्ड्स यूज किया जाता है वो किया जाता है कौन सा? हाइपोसेंटर। कौन सा किया जाता है? हाइपोसेंटर। ध्यान देना, इस शब्द को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। फोकस जहां से होता है हाइपोसेंटर, और जहां पर भूकंप तरंगे सबसे पहले सतह पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर। तो एपिसेंटर हो गया। ये दोनों वर्ड्स ऐसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, या टेक्निकल रूप से शब्द ही गलत नहीं। और तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हाइपोसेंटर। क्या? हाइपोसेंटर। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहवन धाराएं जो विवर्तनिक प्लेटों को हिलाती है पृथ्वी के किस परत में पाई जाती है? सीएपीएफ एग्जाम का क्वेश्चन है। आइए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर सहवन यानी कि कन्वेंशनल वेव क्या होती है। क्या कन्वेंशनल वेव क्या होती है? देखिए भाई, जब हम कन्वेंशनल वेव की बात कर रहे होते हैं, किसकी? कन्वेंशनल वेव की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें कन्वेंशनल वेव, और कन्वेंशनल वेव की जब हम बात कर रहे होते हैं तो कन्वेंस, ये पृथ्वी की जो है लेयर होगी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर क्रस्ट, और ये कौन सा है? मेंटल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मेंटल। मेंटल से कुछ वेव निकल रही है, उस तरंगे निकलती है, उन तरंगों को अपन क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल वेव। और मेनली कन्वेंशनल वेव जो है, सहवनीय तरंगे जो है, वो कहां से निकल रही है? ठीक है, इनर मेंटल से। कहां से निकल रही है? इनर मेंटल से ये सहवनीय धाराएं निकलती है, जो स्थल मंडल यानी कि जो प्लेटें बनी हुई है उनको क्या करती है? उनको हिलाती है। उनको क्या करती है? हिलाती है। तो ध्यान देना, कन्वेंशनल धाराएं जो विवर्तनिक प्लेटों को क्या करती है? हिलाती है, यानी कि उनको उनको तैरने में मदद करती है, उनका मूवमेंट होने देती है। क्या होने देती है? मूवमेंट होने देती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो है ये सहवनीय तरंगे जो है इनर मेंटल में पाई जाती है, और ये जो है स्थल मंडल या प्लेटों को क्या करती है? इसकी वजह से ही मूव करती है। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? मेंटल में। कहाँ पाई जाती है? मेंटल में। भूप्रपट्टी और ऊपरी मेंटल से अपना स्थलमंडल बना होता है। बाहरी कोर की जब बात करो, मेंटल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट कैसा होता है? ये वाला पार्ट जो है वो कैसा होता है? वो होता है सेमी एरिड, सेमी मेल्टन।
ठीक है, सेमी मेल्टन वाला पार्ट होता है, यानी कि पूरा गला हुआ पार्ट नहीं होता। जब बाहरी कोर की बात आती है, किसकी, बाहरी कोर की, आंतरिक कोर जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, वो सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस, यानी कि ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये आंतरिक कोर का पार्ट है। और बाहरी कोर की जब हम इसकी बात करते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लो XYZ, यानी कि बाहरी कोर। और बाहरी कोर जो होता है ये कौन कैसा होता है, ये बिल्कुल मेल्ट, यानी कि ये बिल्कुल पिघला हुई अवस्था में होता है, बिल्कुल लिक्विड अवस्था में होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्लेट विवर्तनी के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में निम्न स्खलन, क्या, निम्न स्खलन क्षेत्र, ठीक है, इसको इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं, सबडक्शन, सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन इसको हम बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, प्लेट विवर्तनी के संदर्भ में सबडक्शन जोन निम्नलिखित में से किस प्लेट की सीमा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर दो प्लेटों का नाम दे रखा है, अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट, सीमाएं। मेरे प्यारे बच्चे, अभिसारी जब हम बात कर रहे होते हैं अभिसारी प्लेट की, तो अभिसारी प्लेट जो है वो आपस में क्या होती है, अभिसारी प्लेट सीमाएं कौन सी होती है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है। और अपसारी प्लेट सीमा क्या होती है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रहा होता है, दूर जा रही होती है, एक दूसरे से दूर जा रही होती है। तो आइए हम इसको देखते हैं, जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ रही होगी, इसकी अभिसारी कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास में आ रही होगी, कुछ इस तरह की स्थिति बन रही होगी, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह की स्थिति बन रही होगी जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धस रही होगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या होगी, धस रही होगी। ठीक है, तो यहां पर जो है ये एक प्लेट जो प्लेट नीचे धस रही है, उसको हम क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन। मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या बोल रहे होते हैं अपन, इसको बोल रहे होते हैं सबडक्शन जोन। ठीक है, क्या बोल रहे होते हैं, सबडक्शन जोन बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा कौन सी सीमाओं में होती है, ये हमेशा याद रखना, अभिसारी सीमाओं में, यानी कि, ठीक है, अपसारी में ये नहीं होगा, क्योंकि अपसारी में दो प्लेट या एक दूसरे से क्या दूर जा रही होगी। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो क्या होगा, केवल एक, क्या होगा, केवल एक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह बिंदु जहां ऊर्जा मुक्त होती है, क्या, ऊर्जा मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर, जिसे मेरे प्यारे बच्चे सामान्यतः हम क्या कहते हैं, फोकस, क्या कहा जाता है, फोकस भी कहा जाता है। फोकस के निकटतम सतह पर बिंदु जहां ऊपरी केंद्र कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ऊपरी केंद्र। जहां पर मेरे प्यारे बच्चे ये है, यहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस। जहां पर सतह पर सबसे पहले भूकंप तरंगे फील की जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे ऊपरी केंद्र, क्या, ऊपरी केंद्र, अभिकेंद्र, ऊपरी केंद्र, अभिकेंद्र, अधिकेंद्र, या फिर हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर। क्या कहते हैं इसको, एपी सेंटर। तो इसके अलग अलग नाम है, एक आप याद रखना, ऊपरी केंद्र, ऊपरी केंद्र, अधिकेंद्र, एक आप याद रखना क्या, एपी सेंटर। क्या कहते हैं, एपी सेंटर। तो इसके तीन नाम है, तीनों नाम आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सेंटेंस जो है, दोनों ही कथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। तो एक और दो दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति का बिंदु इस रूप में जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसकी हम बात कर चुके हैं, ऊपरी केंद्र जहां सबसे पहले भूकंप तरंग पहुंचती है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु, तो ऊपरी केंद्र हो नहीं सकता, क्या होगा इसका, फोकस होगा। प्रकाश मंडल, ये इसका संबंध सूर्य से है, यानी कि सूर्य के, सूर्य का बाहरी भाग, सूर्य के बाहरी भाग को क्या बोलेंगे अपन, प्रकाश मंडल। ठीक है, सूर्य का बाहरी भाग, कौन सा भाग, बाहरी भाग, और इसको हम क्या बोल रहे होंगे, प्रकाश मंडल। भूकंपीय क्षेत्र, ये चीज अलग है, जिस क्षेत्र में भूकंप, जिस एरिया को सिस्मोग्राफिक या सिस्मिक वेव इफेक्टेड करती है, उसे क्या कहेंगे, भूकंपीय क्षेत्र। क्या कहेंगे, भूकंपीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, आइसलैंड में विवर्तनिक गतिविधियों के लाभ में शामिल है प्राकृतिक भूत। बिल्कुल, जब हम आइसलैंड की बात कर रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो ये अटलांटिक महासागर में सिचुएटेड है। कहां पर है, अटलांटिक महासागर में है। और जब आइसलैंड की हम बात कर रहे होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा,
बिल्कुल अटलांटिक महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में अपसारी प्लेट संचलन होता है। क्या हो रहा है? अपसारी प्लेट संचलन हो रहा है। अपसारी यानी कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी, तो यहाँ पर जो है मेग्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? मेग्मा। और इससे जो है हम क्या उत्पन्न करेंगे? भूतापीय ऊर्जा। क्या उत्पन्न करेंगे? भूतापीय ऊर्जा। नई भूमि का निर्माण होगा मेरे प्यारे बच्चे। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो यहाँ पर मेग्मा आएगा। कुल मिलाकर समुद्र तल का प्रसार हो रहा है। क्या? प्रसरण हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। तो नई भूमि का निर्माण होगा। तो ये भी सही है, टू भी सही है। पर्यटनों के लिए आकर्षण। मेरे प्यारे बच्चे, जब यहाँ से लावा निकल रहा होगा, पानी, क्योंकि ओशियन का मामला है, तो समुद्र, समुद्र में जो गरम गरम झरने आएंगे, ठीक है, गीजर, ये जो है ये पर्यटन के लिए क्या होंगे? आकर्षण होंगे। एग्जाम में पूछा गया है, एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो है 1 2 3, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक छोटी प्लेट नहीं है? मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी हमने बात किया था, जब हम बात करते हैं केरोलिन प्लेट की, नस्का प्लेट की, कोकोस प्लेट की, तो सारी की सारी प्लेटें जो है क्या है? छोटी प्लेटें हैं। कौन सी प्लेटें हैं मेरे प्यारे बच्चे? छोटी प्लेटें। प्रमुख प्लेटें जो है वो कितनी प्लेटें थी? प्रमुख प्लेट, ठीक है, प्रमुख प्लेटें कितनी थी? 7। कितनी है? 7। तो इसका मतलब जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? छोटी प्लेट नहीं है। तो अंटार्कटिक महासागरीय प्लेट कौन सी है? प्रमुख प्लेट। 7 प्लेटों में से एक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। मेरे प्यारे बच्चे, अपन मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।